हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? वो चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसएससी का एग्ज़ाम पास आ रहा है और एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है हमारा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मात खा जाते हैं। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इस जगह पर मात नहीं खाने दूँगी, क्योंकि मैं उनकी शुरुआत ही ज्योमेट्री से कराऊंगी। आज हम सबसे पहले ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ने में कम से कम हमें 4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर हम क्वेश्चंस में आएंगे। ज्योमेट्री में हम 2D एंड 3D को अलग से करेंगे। बाकी की ज्योमेट्री की बात मैं कर रही हूँ, 2D एंड 3D हम अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो उनको हम अलग करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अलग चैप्टर होता है, उसे भी हम अलग से ही करेंगे। इसलिए ज्योमेट्री के लिए ही हम तैयारी करेंगे खुद से, और ज्योमेट्री पढ़ते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी बुक से जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं। यह बुक है हमारी किरण पब्लिकेशन की। तो चलिए ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग शुरू करते हैं और ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। आज मैथ्स का पहला वीडियो आ रहा है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो फिर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, एडवांस चीज़ें भी बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट होगा उनको मैं अलग से हाईलाइट करूंगी, उनको आपको उसमें सीखना होगा। इसलिए आप अपने हिसाब से पूरी तैयारी रखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। तो चलिए हम लोग ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। ओके, लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ते समय हम ये जानेंगे कि लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स के चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस समय तो फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आप एसएससी कहा भी नहीं जा सकता कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हमें पढ़ना सब कुछ है। लेकिन अगर बोले तो मेनली क्वेश्चन जो पोर्शन आता है वो मैं बताऊंगी कहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। इसमें मेनली हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग लाइन एंड एंगल नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने आगे क्या पढ़ा ज्योमेट्री में, हमें कुछ समझ भी क्यों नहीं आ रहा। जितने की टर्म्स ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं वो इसी में यूज़ होते हैं, लाइन एंड एंगल में। ओके, तो चलिए लाइन एंड एंगल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट समझेंगे कि पॉइंट क्या होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं ये एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। पॉइंट एक ऐसे फिगर होती है जिसकी में लेंथ ब्रेथ हाइट मेज़र नहीं करी जा सकती। इसकी हम लेंथ ब्रेथ और हाइट मेज़र नहीं कर सकते, इसे हम पॉइंट कहेंगे। अब पॉइंट के बाद हम लोग लाइन में आते हैं कि लाइन क्या होता है। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे लाइन। लाइन ये रेखा जो दोनों तरफ बढ़ सकती है, इसे हम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, जो केवल और केवल खुद में लेंथ रखती है और जिसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, उसे हम लाइन कहते हैं। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरी चीज़ में आते हैं, लाइन सेगमेंट। कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये और ये जो होता है हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ये ए, ये बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, जिसका एक डेफिनेट लेंथ होती है जिसकी, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के बारे में हमें पता होता है। ओके,
आप लोग लाइन सेगमेंट को समझ गए होंगे, मैं पूरी आशा कर रही हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएशन का कमेंट भी डालिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे की वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप, मैं जानती हूँ कि अभी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन एजुकेशन पूरी परफेक्ट एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करें, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट हो गया, फिर हम लोग पढ़ेंगे रे के बारे में। रे क्या होता है? ओके, रे वो होता है जो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक इसका पॉइंट हमें एंड पॉइंट पता होता है और एक इन्फिनाइट डिस्टेंस के ट्रैवल करती है। जैसे कि सन जब आप लोग देखते हैं तो सन के पास से जो आती है वो क्या कहलाती है? हमारी सन रेज कहलाती है, जो सन से ही निकलती है और आगे बढ़ती जाती है। कहाँ तक बढ़ रही है ये हमें पता नहीं चलता। तो ये आ गई हमारी रेज। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये दो लाइंस जिनकी बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट से सेम होगी वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। यहाँ पे भी ये सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। एल इज़ पैरेलल टू एम, ये पैरेलल्स का सिंबल होता है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, पैरेलल का सिंबल ये होता है। ठीक, ये जो दो लाइनें हमने खींच रखी ये पैरेलल का सिंबल कहलाता है। अब अगर आप लोग पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो टू लाइन्स लाइंग इन अ प्लेन, लिख देती हूँ मैं भी, टू लाइन्स लाइंग इन अ प्लेन and having no common points or intersecting point are called parallel lines. ये एक हो गया पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स is constant। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। आप लोग समझ गए होंगे पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पैरेलल लाइंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता ज्योमेट्री में। अगर आपको पैरेलल लाइंस नहीं समझ में आई तो आप कोशिश करिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे कांस्टेंट होती है, जिनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता या इन दोनों लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट भी नहीं होता है, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, इसी बात को हमने इन दो पॉइंट्स में भी बताया है और ये फिगर भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एल और एम पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने लिख रखा है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे हम लोग उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के नाम से जानेंगे। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा ये लाइन ये प्लेन में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वो लाइंस होती हैं जो सिंगल प्लेन में लाई करती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे पैरेलल लाइंस इंपॉर्टेंट थी वैसे परपेंडिकुलर लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर लाइंस की भी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ। चलिए परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन लिखिए। टू लाइंस which lie in a plane which lie in a single plane and intersect each other at right angle।
ठीक है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक, फिर से समझाती हूँ। जब दो लाइंस एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो हम उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। पहले हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं। जैसे ये लाइन है ए बी, तो लाइन तो वैसे भी 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। आपको पता है कि लाइन में मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 1 पॉइंट होगा तो वो पॉइंट कहलाएगा, अगर 2 पॉइंट होंगे तो ही वो लाइन कहलाएगी। तो अगर किसी लाइन पे 2 से ज़्यादा पॉइंट लाई कर जाए तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ये ए बी तो कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, ये तो लाइन के पॉइंट्स कहलाएंगे। बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से कहेंगे। अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स समझ में आ गए हों तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो समझिए, अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे तो लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है, लेकिन हर पॉइंट की हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर हम नंबरिंग करने पे आए और 2 से ज़्यादा पॉइंट, जैसे हमने डिनोट कर रखा है, और इस तरह से 2 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई करें तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम अगले टॉपिक के अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते समय अब हम लोग जानेंगे कि कॉनकरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे? कॉनकरेंट पॉइंट क्या होता है और कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, पहले हम लोग कॉनकरेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉनकरेंट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग कॉनकरेंट पॉइंट पढ़ेंगे तो उसी के अंदर हम लोग कॉनकरेंट लाइन को भी समझ लेंगे। देखिएगा आप कैसे, जैसे कि एक लाइन है ए बी, इस लाइन को हम लोग मेंशन कर देते हैं ए बी, इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं सी डी, इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं ई एफ, और इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं जी एच। तो ये जो पॉइंट हुआ जो इन सब लाइन में कॉमन है, ये सी डी में भी आ रहा है ये पॉइंट, ई एफ में भी आ रहा है ये पॉइंट, जी एच में भी आ रहा है ये पॉइंट, ए बी में भी आ रहा है ये पॉइंट। तो ये जो कॉमन पॉइंट है सब लाइन्स के बीच में, इसे हम कॉनकरेंट पॉइंट कहते हैं। और ये जो लाइंस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारी कॉनकरेंट लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? ये सब कॉनकरेंट लाइंस हैं। आप तो लोगों को समझ में आ गया। जो पॉइंट सभी लाइंस में लाई करता है उसे हम कॉनकरेंट पॉइंट कहते हैं। उन लाइन में, सभी लाइन का मतलब उन लाइंस में जो एक जगह पे आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उसे हम कॉनकरेंट पॉइंट कहते हैं। और इन लाइंस को हम कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है, तो हम पॉइंट्स टू रिमेंबर समझ देते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट आपको इसलिए भी याद रखने ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज़ में, फिल इन द ब्लैंक्स में, टिक द फॉलोइंग में। इनमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में, रॉन्ग स्टेटमेंट में, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शंस में आपको देख करके। तो पहला हम पॉइंट जो नोट करेंगे, आप इसकी नोट्स जरूर बना लीजिए। मैथ्स वैसे भी पेन एंड पेपर का खेल है, इसलिए आप जितना ही इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही इसके कॉन्सेप्ट्स को आप लिख के पढ़ेंगे, उतना ही आपको याद रहेगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग पहले पॉइंट को लिखते हैं कि जो लाइन होती है वो कंटेन करती है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करती है। और द इंटरसेक्शन ऑफ द टू डिफरेंट लाइन्स इज अ पॉइंट। अगर दो डिफरेंट लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स
इज अ पॉइंट। टू लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट में काटती हैं, इसे हम पॉइंट कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन केवल और केवल दो पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्रॉस कर सकती है। मतलब एक लाइन में मिनिमम 2 पॉइंट्स होनी चाहिए, तभी वो लाइन कहलाएगी। अ लाइन हैज़ एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है। और फिर जब हम और आगे अगर पॉइंट्स के बारे में देखें तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया अभी बताया था कि 2 पॉइंट्स, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक लाइन में लाई करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है। इफ मोर देन 2 पॉइंट्स lies on a line, then these points are called collinear points। ठीक है। और अगर हम लोग और इसके बारे में जाने तो और पॉइंट्स होते हैं कि दो लाइंस कितने मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। मतलब 2 लाइन है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम at one point the 2 lines can intersect। ठीक है। एक ही पॉइंट में मैक्सिमम 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और दूसरे अगर हम लास्ट पॉइंट में आए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसी में पैरेलल लाइंस के रिलेटेड। वो ये है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा काटी जाती हैं, जैसे कि हम लिखेंगे LMP, L पैरेलल टू M पैरेलल टू P। एक ट्रांसवर्सल लाइन है R और Q, ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, ये दोनों काट रही हैं इसको। ठीक है। ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइनें ये आगे मिल भी सकती हैं, जरूरी नहीं कि ये पैरेलल्स हो। ठीक है। तो ये जो काट रही हैं तो ये वाला साइड का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो और ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो, ये सेम प्रपोर्शन में होंगी। इसे आप लैंग्वेज में मैं लिखवाती हूँ आपको, आप लिखिएगा। ओके, चलिए लैंग्वेज में लिखिए। हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं ABCDEF। ठीक है। तो AB, देखिए इधर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू हो जाएगी DE अपॉन EF। और ये तो होएगा ही, साथ में अगर हम करना चाहें तो AB अपॉन AC को भी इक्वल कर सकते हैं DE अपॉन DF के। ये दोनों बन सकते हैं हमारे। ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी में एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे इसी के अंदर हम। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जो टाइप, वो है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे ये बना हुआ ABC, तो ये जो एंगल ABC होगा ये हमेशा ही लेस देन होगा 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए ये एक्यूट एंगल होगा। अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल कौन से एंगल होते हैं? ये जो एंगल है ABC, ये एंगल ABC
हमेशा ही बड़ा होगा 90 डिग्री से और छोटा होगा 180 डिग्री से। ठीक है, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। चलिए राइट एंगल में आते हैं। तीसरा एंगल हम पढ़ेंगे राइट एंगल। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी तो राइट एंगल बनेगा। ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये जो एंगल है ए बी सी, ये एंगल ए बी सी 180 डिग्री का होगा। इसे हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे। ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे। अब पांचवें तरह के एंगल में आते हैं। तो पांचवा तरह का एंगल होगा रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल, ये रिफ्लेक्सिव एंगल ए बी सी, ये जो एंगल ए बी सी होगा ये ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री से और लेस देन होगा 360 डिग्री के। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाएगा। अब छठवां एंगल जो आएगा वो होगा कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल होगा? कॉम्प्लीमेंट्री दिया मैंने, कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल होगा। तो ये जो पॉइंट है ये यहीं पे आकर के यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे दोनों बार आ जाएगा। तो ये 360 डिग्री का होगा। ए और सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। एंगल ए बी सी बराबर 360 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग ये 6 तरह के एंगल समझ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। दोबारा रिपीट करने के पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो टाइप्स ऑफ एंगल है ये बहुत काम की चीज़ है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हर जगह पे इनका यूज़ होने वाला है। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में एक्यूट एंगल से रिलेटेड ये है क्वेश्चन। आप अगर एक्यूट एंगल के बारे में ही नहीं जान पाएंगे तो आप आगे क्या समझ पाएंगे, इसलिए एक्यूट एंगल को समझने की पूरी कोशिश करिए। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? जिसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा एंगल होता है? जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, उसे हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है? जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होती है और 360 डिग्री से कम होती है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल हम किसे कहते हैं? जब पूरा चक्कर लगा के दोबारा से स्टार्टिंग लाइन में आ जाए, उसे आप कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसलिए कंप्लीट एंगल की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। ये हमने 6 तरह के आज एंगल पढ़े। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ और चीज़ें। तो कल की क्लास में भी आप लोग आइएगा। मैं कल का मैथ्स का ही क्लास लूँगी। 2 दिन मैंने फिजिक्स की क्लास ली है, अब 2 दिन मैं मैथ्स की क्लास लूँगी। फिर देखते हैं थर्ड डे में कौन सी क्लास लेते हैं। बाकी मैं आपको कवर अप पूरा सिलेबस कराऊँगी, चाहे फिर वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर जीके हो। जीके में स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराऊंगी और नॉर्मल जो आपका करंट अफेयर वाला होगा वो भी मैं कवर कराऊंगी। मैं करंट अफेयर को मंथली बेसिस पे लूँगी और मंथली बेसिस में आपको पूरे मंथ की करंट अफेयर कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ असुविधा लग रही हो, वीडियो में ये होना चाहिए था, नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं ज़रूर से उस टॉपिक का वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश ये भी रहेगी कि सबसे पहले वो लाया जाए। और जो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेसिक होता है वो कौन सा चैप्टर है उसे भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको वो हर मुमकिन कोशिश करके दूँगी जो मेरी तरफ से हो पाएगा। मैं अपना 100% दूँगी। अब आपका है कि आप कितना ले पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं जब कल वीडियो डालूँ या आने वाले समय में वीडियोस डालती रहूँ, क्योंकि मैं कल भी डालूँगी और आने वाले समय में भी डालती रहूँगी, तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच पाए। ओके, बाय,
हैव अ नाइस डे and study well. Okay, bye.